हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियोसिटी अनलिमिटेड। आज हम बात करने वाले हैं IELTS एग्जामिनेशन के बारे में। IELTS एग्जामिनेशन होती क्या है, क्यों होती है, मैंने क्यों दी और मेरे को कितने स्कोर आए। टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे को कितने स्कोर्स आए हैं। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं, हम आप डिटेल में डिस्कस करते हैं IELTS एग्जामिनेशन होती क्यों है, कैसे देते हैं, किस तरीके से स्कोरिंग होता है, और फिर अपने स्कोर्स बताऊंगा और मैंने वो स्कोर्स किस तरीके से अचीव किए वो भी बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना एंड तक, वरना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे। पूरा वीडियो देखना और एंड में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मैं नए वीडियोस जब भी डालूँ इस टॉपिक के रिलेटेड तो आपको अपडेट मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो IELTS एग्जामिनेशन होती क्या है। तो फर्स्ट थिंग, IELTS एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म देखते हैं। IELTS एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ओके, अब ये एग्ज़ाम होती क्यों है। सो बेसिकली जब आप कोई दूसरी कंट्री में, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, आपको पढ़ाई करने जाना हो, या फिर आपको इमिग्रेशन के लिए जाना हो, वर्क परमिट के लिए जाना हो, तो आपको ये एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, जिससे वो कंट्री के लोगों को समझे कि आपको इंग्लिश लिखनी, बोलनी, पढ़नी, सुननी आती है। बेसिकली ये 4 मॉड्यूल होते हैं: सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, जिसे बोलते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके, सो फर्स्ट थिंग आती है कि एग्ज़ाम कैसे दी जाती है। सो पहले ये एग्ज़ाम और भी कंपनी अरेंज करती थी, पर अभी सिर्फ IDP कंपनी अरेंज करती है इंडिया में। और अगर आपको ये एग्ज़ाम देनी है तो उसकी फ़ीस देनी पड़ती है आपको 14,500। ये वन टाइम एग्जामिनेशन फ़ीस है, जो आपको हर बारी देनी है जब आपको एग्ज़ाम ये देनी है। ओके, सो आप ये फ़ीस ऑनलाइन पे करते हो, उनके पोर्टल पे रजिस्टर करते हो, और उसके बाद आपको डेट दी जाती है। उस डेट पे आप सेंटर पे जाते हो और ये एग्जामिनेशन देते हो। अब हो सकता है स्पीकिंग आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के साथ हो जाए या फिर अलग हो जाए। जिस भी तरीके से डेट्स होगी आपको मेल पे बता दिया जाएगा। तो जब आपकी स्पीकिंग होगी, आपको जाना है, वहाँ पे आपके सामने कोई बैठा होगा, वीडियो कॉल पे या इन पर्सन, डिपेंड कैसे एग्जामिनेशन हो रही है। जब मैंने दी थी तब वीडियो कॉल पे था। तो आपके सामने जब कोई बैठा होगा, वो आपको पहले तो पूछेगा आपके बारे में कुछ बताने को, फिर आपको एक टॉपिक देगा, उसके बाद उस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर होंगे। ये 3 चीज़ें होती है स्पीकिंग में, ठीक है। सो उसके बाद जब लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग होती है, तो वो सारी की सारी एक साथ होती है, एक के बाद एक। पहले आपकी लिसनिंग होगी, फिर रीडिंग होगी, फिर लास्ट में राइटिंग हो जाएगी। ओके, सो अब इस पे बात करते हैं कि मैं ये एग्जामिनेशन क्यों दे रहा हूँ या मैंने क्यों दी है। तो मैंने बेसिकली एग्जामिनेशन दी है क्योंकि मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा परस्यू कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने ये एग्जामिनेशन दी है। और ये एग्जामिनेशन देने का पर्पस यही था कि मुझे थोड़े अच्छे स्कोर आ जाए, जिससे मेरे को कोई कनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो मैंने ओवरऑल 7.5 पॉइंट स्कोर किए है। वीडियो कंटिन्यू एंड तक देखना, मैं बताऊंगा इंडिविजुअल स्कोर्स कितने हैं जब उस टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, सो हमने स्पीकिंग पे ऑलरेडी बात की है। तो स्पीकिंग में मेरे को 7 आए हैं आउट ऑफ 9। स्कोरिंग होता है 1 to 9, 1 बीइंग लोएस्ट, 9 बीइंग हाईएस्ट। सो मेरे को आए हैं स्पीकिंग में 7। अब 7 क्यों आए, क्योंकि मेरे से एक गलती हो गई जो मैंने अपने आप से आइडेंटिफाई करी। जो गलती मुझसे हुई वो ये थी कि मैंने रिपीट करवाया एग्जामिनर से क्वेश्चन। उसने मेरे को क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब मैंने कुछ अजीबोगरीब दिया, तो उसने क्वेश्चन वापस पूछा। सो ही डिड नॉट गेट द आंसर ही वांटेड। इसकी वजह से उसे रिपीट करना पड़ा, उसकी वजह से मेरे मार्क्स वहाँ पे कटे हैं। अब स्पीकिंग में इतना याद रख लीजिए, स्पीकिंग में आंसर मैटर नहीं करता। वो जो बोल रहा है उसका वो जो सवाल पूछ रहा है उसके आंसर का कंटेंट कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी रैंडम चीज़ें बता सकते हो, बट इट शुड गिव अ स्पेसिफिक आंसर टू दैट क्वेश्चन। ओके, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि वीडियो गेम्स का बच्चों पे क्या असर होता है, बुरा या अच्छा, तो जो भी आपका ओपिनियन है, बस उस ओपिनियन को आपको पकड़ के चलना है। आप अगर बुरा बोलो तो बुरे के पॉइंट्स बताओ 1-2, अगर अच्छा बोलो तो अच्छे के पॉइंट बताओ। डिप्लोमेटिक आंसर मत देना। डिप्लोमेटिक आंसर जब देते हैं तब वो लोग आपके पॉइंट्स काटते हैं। ये मेरे साथ हुआ था, मैंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया था, मुझे एक ओपिनियन पकड़ के देना था,
तो वो मैंने जब वापस दिया, जब उसने क्वेश्चन रिपीट किया, तब वहाँ पे मेरे मार्क्स कटे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं लिसनिंग पे। लिसनिंग मुझे लगता है वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जामिनेशन है। अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं, आप आराम से लिसनिंग में स्कोर कर सकते हो। मैंने लिसनिंग में 9 आउट ऑफ 9 स्कोर किए। मैंने कैसे 9 आउट ऑफ 9 स्कोर किए, तो मेरे को लिसनिंग मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। मैंने हर एक टेस्ट मॉड्यूल कंप्लीट किया जो हमें ये वाली बुक में मिलता है। ये जब हम एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करते हैं तो ये बुक हमें मिलती है। तो ये बुक जब हमें मिलती है तो इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो इसमें लिसनिंग मॉड्यूल के मैंने सारे क्वेश्चंस अटेंड किए, प्लस मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट दी लिसनिंग के लिए। तो लिसनिंग सबसे इजी है अचीव करना, बट उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सुनते हो लिसनिंग तो आपको हेडफोन्स लगा के सुनना होता है एग्जामिनेशन में। तब अगर आपको एक्सेंट समझ नहीं आता या कोई क्वेश्चन का आंसर आपसे मिस हो जाता है, जब इजी क्वेश्चंस नहीं होते, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इजी होते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, हाफ एन आवर की एग्जामिनेशन होती है अराउंड। तो आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है हेडफोन्स लगा के, कि आप वो एक्सेंट्स को समझ पाओ। जनरली नॉर्मल होता है, बट कभी कभार बीच में स्कॉटिश, ऑस्ट्रेलियन, आयरिश आ जाता है, तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल इंग्लिश हम समझ लेते हैं, लेकिन ये सारे जब एक्सेंट्स आते हैं तब प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा आता है रीडिंग। रीडिंग आई वुड से कि वो सेकंड इजीएस्ट है मुझे लगता है, बट काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जिन्हें लगता है रीडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। बट अगर आप रीडिंग को समझो कि वो किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, तो आई वुड से वो सबसे इजी है। लिसनिंग के बाद रीडिंग इज सेकंड इजीएस्ट IELTS एग्जामिनेशन टू गिव। मेरे को रीडिंग में आउट ऑफ 9 8 आए। ठीक है, तो मैंने रीडिंग के लिए क्या किया, सेम प्रैक्टिस। मैंने वो बुक के सारे पेपर्स सॉल्व किए, उसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व करी। मैंने समझने की कोशिश करी कि रीडिंग में जो पैसेज पढ़ना होता है तो उसमें आंसर्स किस तरीके से सर्च करने होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप पैसेज को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आंसर सडनली मिल जाएंगे, नहीं, आपको समझना होगा वो आंसर्स को, आपको वो क्वेश्चंस को समझना होगा, आपको वो पैसेज पढ़ के, क्वेश्चंस पढ़ के आपको फिगर आउट करना होगा वो आंसर कहाँ होगा। ठीक है, उसके अलावा आता है आपका राइटिंग, जो लास्ट आता है। राइटिंग में 2 पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट होता है जो कम वेटेज का होता है, सेकंड पार्ट होता है जो ज़्यादा वेटेज का होता है। तो जब हम एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं, तो एकेडमिक राइटिंग में आपको फर्स्ट जो आता है वो कोई डायग्राम या ग्राफ या फोटो इमेज कुछ दिया होगा, जिसके ऊपर आपको उसे डिस्क्राइब करना है, आपको अपना ओपिनियन बताना होगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कई बार ओपिनियन वाले क्वेश्चन आते, कई बार नहीं आते। तो उस तरीके से आपको पूरा डायग्राम को डिस्क्राइब करना होगा। जब आप वो बुक जो आपको आएगी उसकी प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको समझेगा कैसे होएगा। और सेकंड पार्ट जो होता है वो एक ऐसे राइटिंग होता है, उसमें भी मोस्टली आपको ओपिनियन पूछा जाएगा। कई बार मोस्टली पूछते, कई बार नहीं भी पूछते। अगर पूछा है तो ज़रूर बताइए, नहीं पूछा है तो मत बताइए। ठीक है, उसके अलावा जब आपके सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। आपकी टोटल जो एग्जामिनेशन होती है इट्स अराउंड 2 hours 45 minutes। उतने में ही आपको सब कंप्लीट करना होता है, और जैसे आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, IELTS एग्जामिनेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है पेपर बेस्ड और एक होती है ऑनलाइन। ट्राई करना ऑनलाइन देने की, बिकॉज वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। पेपर बेस्ड में हाथ दुख जाएगा अगर लिखते लिखते अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। आप राइटिंग टेस्ट में सबसे ज़्यादा फॉल्टर करोगे, बट टाइप करना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। तो अगर आप ऑनलाइन लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। अगर कोई ऐसा है जिसे लिख के बेटर होता है, आइडियाज़ आते हैं जो है, तो फिर आप ऑप्ट कीजिए राइटिंग रिटन टेस्ट के ऊपर। डिपेंड करता है वो टेस्ट फिलहाल अवेलेबल है या नहीं कोविड टाइम्स में, कि कौन कौन सी टाइप की होती है IELTS की एग्जामिनेशन। तो पहली होती है आपकी एकेडमिक और सेकंड होती है आपकी जनरल ट्रेनिंग। जो एकेडमिक होती है वो होती है आपको अगर आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तब आप एकेडमिक देते हो, और अगर आपको इमिग्रेशन या वर्क परमिट के लिए जाना है तब आप जनरल ट्रेनिंग देते हो।
दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दोनों का जो राइटिंग और रीडिंग टास्क है वो अलग होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग टास्क सेम होता है, ठीक है। फॉर्मेट सेम होता है, क्वेश्चन सिमिलर होता है, सब सेम होता है फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग एंड राइटिंग आपका फ़र्क होता है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। पैसेजेस रीडिंग में डिफ़िकल्ट होता है, राइटिंग में तो पूरा फर्स्ट क्वेश्चन ही डिफरेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप ये एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई मत करो। आप पूरी प्रैक्टिस करो, पूरी तरह से प्रिपरेशन करो, तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करो जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपको एक बार की जो फीस है वो 14,500 पे करनी पड़ेगी। अगर आपको स्कोर्स, जो आपको डिज़ायर्ड स्कोर्स है वो नहीं आए हैं, तो फिर आपको वापस ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। वापस जब आप एग्ज़ाम दोगे तब वो वापस उसके 14,500 देने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट अ ईजी टास्क टू डू, ठीक है। तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद ही एग्ज़ाम दो। आप पूरी तैयारी, मॉक टेस्ट, ये वो सब जो आप ऑनलाइन कर सकते हो जब आपको फाइनली बुक मिलेगी, क्योंकि बुक जब भी आपको मिलेगी रजिस्टर करने के बाद, पूरी फीस पे करने के बाद ही ये बुक मिलेगी। जब ये बुक आपको मिलेगी तब ही आप ये बुक का कर सकते हो। उसके अलावा सिमिलर आपको ऐसे बुक्स के मॉड्यूल या फिर काफ़ी सारे ऑनलाइन जगह है जहाँ से आप ये कर सकते हो। कुछ लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो ऑनलाइन ट्राई कर लो, जब आपको लगता है आप प्रिपेयर्ड हो तब ये आप रजिस्टर करो। 1 या 2 हफ्ते बाद की डेट लो, आपको बुक मिल जाएगी। आप बुक के सारे चैप्टर्स, सारे जो भी टेस्ट है वो कंप्लीट कर लो और फिर ही एग्ज़ाम देने जाओ। अनप्रिपेयर्ड मत जाओ। अगर ऐसा लगता है आपने कर लिया फिर भी आप नहीं, मतलब आपने रजिस्टर कर लिया फिर भी आपको एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ट्राई करके देखो। अगर वो पोस्टपोन हो सकते हैं या कैंसिल होकर आपको रिफंड मिल सकता है, चांसेस कम है बट देख लेना एक बार, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं है तो आई एम नॉट टू श्योर ऑन दैट, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मेरे को राइटिंग में कितने आए थे, तो मैं सारे बता देता हूँ वापस। मेरे को लिसनिंग में आए थे 9 पॉइंट्स, मेरे को रीडिंग में आए थे 8 पॉइंट्स, मेरे को स्पीकिंग में आए थे 7 पॉइंट्स और मेरे को राइटिंग में आए थे 6 पॉइंट्स। राइटिंग मेरा इतना अच्छा नहीं था, ना ही मुझे वो डिफ़िकल्ट लगा, ना ही मुझे ईजी लगा, बट जिस तरीके से मैंने दिया मुझे 6 आ गए, जो फ़िलहाल मेरे लिए सफिशेंट थे। बट अगर आप इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको शायद सफिशेंट ना हो, लेकिन एकेडमिक के लिए वो आपके लिए सफिशेंट हो सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक के लिए जनरली जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो 6.5 होती है ओवरऑल, विथ नो मॉड्यूल लेस देन 6, ठीक है। बट इमिग्रेशन के लिए लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 7 की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैं आपको कनाडा के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज वहाँ के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। दूसरी कंट्रीज़ के लिए अलग होंगी, आपको देखना पड़ेगा उन कंट्रीज़ की वेबसाइट्स पे, ठीक है गाइस। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। मैं अभी आगे और भी वीडियोस डालूंगा जो इन डेप्थ ईच मॉड्यूल के ऊपर होगा, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नए वीडियोस का अपडेट मिल जाएगा। बेल आइकन दबा देना, तो जब नए वीडियोस आएंगे तब आप उसे भी देख के रेफर कर सकते हो। जितना हो सके मैं इसे जल्दी अपलोड करने की ट्राई करूँगा नए वीडियोस को, बट आप स्पेस को देखते रहिए, जैसे ही अपलोड हो जाए वीडियो को देख लीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड होप यू हैव अ गुड IELTS एग्जामिनेशन। बाय बाय।